नमस्कार, वेलकम टू लर्निंग वर्निंग। आपने जो वीडियो क्लिप देखी है ये सीरिया की है, जो इस समय धरती पे नर्क बना हुआ है। अब इस वायलेंस में 1300 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है, जिसमें मैक्सिमम औरतें, बच्चे और माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं। इस रिवेंज वायलेंस को यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कंडेम्ड किया है और उन्होंने प्रेशर बनाया है कि जो भी चीजें हो रही है उसको बंद किया जाए। इसके अलावा सीरिया के इंटरिम प्रेसिडेंट ने बोला है कि जो वायलेंस है उसकी जांच की जाएगी और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सजा दी जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो फॉरेन फाइटर हैं उनको कैसे ये सजा देंगे, या जो इनके सपोर्टर्स हैं, जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं, उनको कैसे ये सजा देंगे। इसके अलावा अहमद अल शरा ने बोला है कि जो माइनॉरिटी हैं, अगर इनके ऊपर ऐसे ही वायलेंस होता रहा तो जो सीरिया की यूनिटी है, जिसको कोशिश कर रहे हैं कि वो ये प्रिजर्व करे, उसमें बहुत मुश्किल आएगी। अब आपने पढ़ा होगा कि जो ये किलिंग हुई है उसको रिवेंज किलिंग कहा जा रहा है। तो आखिर ये रिवेंज किलिंग शुरू कैसे हुआ, इसका सीरियन वॉर से क्या कनेक्शन है और इसका बैकग्राउंड क्या है। आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि सीरियन वॉर क्या है, क्यों हुआ था और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था। इस कहानी की शुरुआत बशर अल असद के पिता हफेज अल असद से होता है, जो कि एक मिलिट्री जनरल थे और इसके साथ ही बाथ पार्टी में डिफेंस मिनिस्टर थे, जिनके पास हजारों की संख्या में लॉयल मिलिट्री ट्रूप्स थे जो उनके एक इशारे पर जान न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। नवंबर 13, 1970 हफज अल असद की लीडरशिप में सीरिया में रक्तहीन तख्ता पलट होता है। A leading Ba'ath Party member, high-ranking military man, then defense minister, al-Assad Sr. led a peaceful coup in 1970. The following year, he became Syria's president. Over the next 3 decades, he ruled with an iron fist and refused to bend in the Arab-Israeli conflict. हफेज अल असद सीरिया के माइनॉरिटी ग्रुप से आते थे। अलवराइट शिया मुस्लिम थे और वहां पे जो मेजॉरिटी था वो सुन्नी मुस्लिम का था। सत्ता में आने के बाद अपने पावर को कंसोलिडेट करने के लिए सबसे पहले जितने भी इम्पोर्टेंट पोस्ट थे वहां पे अलवराइट शिया जो मुस्लिम थे उनको नियुक्त किया। इसके बाद उन्होंने ब्रूटल तरीके से 30 सालों तक इमरजेंसी लागू करके राज किया। एक अलवराइट शिया मुस्लिम के सत्ता में आने पर मुस्लिम ब्रदरहुड इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया और 1982 में हमा शहर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस विरोध को दबाने के लिए असद ने बहुत ब्रूटल तरीका अपनाया और जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 40,000 से ज्यादा लोग गायब हो गए। और जो ये रूल करने का तरीका था असद का, उसको उन्होंने कंटिन्यू किया और तब तक कंटिन्यू किया जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। उनकी मौत के बाद बशर अल असद सत्ता पे आया। It was 2000 when the softly spoken British-trained eye doctor succeeded his hardline father Hafez, known for his intolerance of dissent. The world welcomed him as a potential pioneer of reform in autocratic Syria. But more than a decade after Bashar al-Assad took office, those hopes have largely been dashed. आपने वीडियो के अंदर देखा कि जो वेस्टर्न कंट्री के लीडरशिप थे और जो सीरियन लोग थे उनको होप था कि ये एक लिबरल रूलर बनेगा, अपने फादर की तरह नहीं रूल करेगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा और जो उनकी उम्मीद थी वो बहुत जल्दी टूट गई। हुआ ये कि 2006 से 2010 के बीच में सीरिया में बहुत बड़ा सूखा पड़ा और इस सूखे की वजह से सीरिया की लगभग 60% एरेबल लैंड जो थी वो डेजर्ट में बदल गई और इसकी वजह से सीरिया के अंदर सीरिया के जो लोग थे वो भूखमरी के शिकार होने लगे। जो इन्फ्लेशन था वो कई गुना बढ़ गया, जो बेरोजगारी थी वो भी बहुत बढ़ गई और जिसकी वजह से जो लोग थे वो काफी परेशान हो गए और इस परेशानी की वजह से उनके अंदर धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता गया और आगे चल के वो बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन में बदल गया। जब ये सारी चीजें सीरिया में हो रही थी तो पैरेलली ट्यूनीसिया के अंदर अरब स्प्रिंग शुरू हो गया था। This is the first Arab revolution of the 21st century, or it will be brutally suppressed. Tense new beginnings for Tunisia, its Arab neighbours nervous of how revolutionary feelings could spread. Mubarak deposed. Egypt's 18-day revolution defies all expectation. Rarely can a military takeover have been greeted with such enthusiasm as it is on the streets of Cairo tonight. The Libyan revolution of 2011 was about one thing above all else: removing Colonel Gaddafi from power. Today concludes that revolution. The Libyans I met didn't believe it. They said, no, it can't be true. Many of them said, this is something we have been dreaming of. अरब स्प्रिंग जो ट्यूनीसिया से शुरू हुआ, इसके बाद इजिप्ट और लीबिया में पहुंचा और तीनों जगह के जो तानाशाह थे उनको उखाड़ फेंका गया। इन सबको देख के सीरिया में बैठे बशर अल असद को डर सता रहा था।
डर ये था कि कहीं जो वो विरोध प्रदर्शन वहां पे हो रहा है वो सीरिया के अंदर शुरू ना हो जाए। इसी बीच सीरिया के दारा शहर में 14 साल के मुआविया शासने ने एक ग्राफिटी बनाई और उसमें उसने लिखा था कि डॉक्टर तुम्हारा समय आ गया है। और इस ग्राफिटी को देखने के लिए उस एरिया के जो लोग थे वो धीरे धीरे वहां इकट्ठा होने लगे। इस बात की जानकारी वहां की जो पुलिस थी उसको पता चली और उन्होंने पूछताछ किया और पता किया कि इसमें कौन इन्वॉल्व है। जो वहां के लोकल्स थे उन्होंने इसके बारे में नहीं बताया, तो सीरियन पुलिस उस एरिया के 15 बच्चों को गिरफ्तार कर ली। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने लगातार पुलिस से रिक्वेस्ट किया कि उनके बच्चों को छोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद वहां की जो लोकल्स थे, आम जनता थी, इसके विरोध में उतर आई। The government has attempted to ease tensions by offering to release 15 school children who were arrested for scrawling opposition graffiti on a wall. इस बढ़ते प्रोटेस्ट को देखते हुए जो सीरियन गवर्नमेंट थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो ये 15 बच्चे हैं उनको रिलीज कर दिया जाएगा। जब ये सारे बच्चे रिलीज होके आए तो उनके जो पेरेंट्स और जो लोकल्स थे उन्होंने उनकी कंडीशन देखी तो उनका जो गुस्सा था और बढ़ गया। ऐसी एट्रोसिटी इसको देख के जो बाकी लोग थे, जो न्यूज था, ये धीरे धीरे पूरे सीरिया के अंदर फैल गया और जो प्रदर्शन था वो डमेस्कस, एलेप्पो, हेमस और सीरिया के जो बाकी शहर थे बड़े, वहां पे भी शुरू हो गया। Day of protests has been marred by violence. The police opened fire on demonstrators using tear gas and live rounds. Reports say that one person is dead and around 100 others have been injured. Protesters want an end to 48 years of emergency law. आपने वीडियो में देखा कि जो सीरिया के बाकी शहर हैं वहां पे भी प्रोटेस्ट शुरू हो गया और इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए असद गवर्नमेंट ने रोड पे टैंक, हेलीकॉप्टर, ये सारी चीजें यूज करना शुरू की और फायरिंग करना शुरू कर दिया। बशर अल असद इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए सीरियन आर्मी को आदेश देता है कि जो अनआर्म्ड प्रोटेस्टर हैं उनके ऊपर हथियार यूज किए रहे और इसकी वजह से हजारों की संख्या में जो सीरियन प्रोटेस्टर हैं उनकी डेथ होती है। और इस क्रूरता को देख के मिलिट्री के बहुत सारे ऑफिसर्स असद गवर्नमेंट से डिफेक्ट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जो प्रोटेस्टर है उनको प्रोटेक्ट करेगा और जो असद गवर्नमेंट है उनसे लड़ेगा। The maze of stone buildings in the old Medina of Idlib. You need to grow up here to know your way around, and the Free Syrian Army in Idlib are sons of this city. This is where they played as children, and this is where, as men, they may die. They say they refused orders to fire on their own countrymen, and so decided to take up arms against the Assad regime. फ्री सीरियन आर्मी एक लूजली बॉन्डेड ग्रुप होता है जिसमें बहुत तरीके के लोग उसमें शामिल होते हैं और जो रिजीम के अगेंस्ट लड़ना चाहते हैं वो उसमें आके लड़ते हैं। इन सारे लोगों ने मिलके एक ग्रुप बनाया, एक काउंसिल बनाई जिसका नाम सुप्रीम मिलिट्री काउंसिल रखा गया और इस सुप्रीम मिलिट्री काउंसिल में कतर, सऊदी अरब, और जितने सुन्नी देश हैं उन्होंने आर्म्स और पैसे डोनेट किए और उसका यूज करके इन्होंने सीरिया के अंदर असद गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई शुरू की। जिस समय सीरिया में ये सारी चीजें चल रही थी उसी समय इराक के अंदर बहुत सारे एरिया पर आईएसआईएस का कब्जा हो गया था और आईएसआईएस ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि वो सीरिया के ऊपर अटैक करेंगे। उन्होंने सीरिया के ऊपर अटैक किया और रक्का जैसे शहर के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। Syria. He says his city changed in January 2014 when the terrorist group known as the Islamic State or ISIS took over Raqqa and made it their home base. आईएसआईएस रक्का पे कब्जा करने के बाद सीरिया और इराक के एरिया को जोड़कर एक इस्लामिक कैलिफेट की घोषणा की और उन्होंने सारे वर्ल्ड वाइड जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको इनवाइट किया कि वो सीरिया और इराक में आए और जो होली वॉर चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करें। इस समय आईएसआईएस का जो कॉन्फिडेंस था वो इतना बढ़ा हुआ था कि यूरोप के बहुत सारे देशों में और यूएस तक में
उन्होंने अटैक किए और जिसके बाद यूएस और उनकी एलाइड फोर्सेस कुर्द फाइटर्स के साथ मिलकर आईएसआईएस के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। The US Central Command says that a mix of fighter jets, bombers, drone and Tomahawk missiles were used against 14 ISIL targets near Al-Raqqa, Deir ez-Zor, Al-Hasaka and Al-Bukamal. ISIL controls large parts of Iraq and Syria. The US has been bombing the group in Iraq over the last 2 weeks to help the Iraqi army and Kurdish forces. This is part of what President Barack Obama says is his strategy to defeat ISIL. Pat, Kurdish fighters have pushed ISIS militants out of Syria's key border town of Kobani after a battle there that lasted 4 months. The Kurds celebrated the victory Monday. It was a triumph for both them and the US-led coalition, and a major stinging defeat for ISIS. दूसरी तरफ बशर अल असद सीरिया के अंदर एक साइड फ्री सीरियन आर्मी और दूसरे साइड आईएसआईएस से लड़ाई लड़ रहा था और अपने एरिया को लगातार खोता जा रहा था। इस वजह से उन्होंने ईरान और रसिया से सपोर्ट मांगा। ईरान हथियार और पैसे के साथ साथ जो शिया मिलिशिया हिजबुल्लाह है उनको सीरिया के अंदर भेजा। Iran's semi-official news agency showing Iranian General Qasem Soleimani seemingly posing with troops in Syria. But if Soleimani is in western Syria, experts say it foreshadows danger. It would be another piece of evidence that the Iranians are planning to be heavily involved in what appears to be a planned major offensive in the area. U.S. officials tell CNN there could be more than 2,000 Iranian troops, up to 6,000 Syrians, and more than 2,000 Hezbollah fighters on the ground near Aleppo in an offensive aimed at recapturing that city from anti-Assad forces. जब यूएस और उसके एलाइड फोर्सेस सीरिया के अंदर इंटर करती हैं तो असद रसिया के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है। पुतिन उनको हेल्प करता है और अपने आर्मी के जो जवान हैं, जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, वो सीरिया के अंदर भेजता है क्योंकि वही मुकाबला कर सकते थे अमेरिकन फोर्सेस से। Never been seen in public. A new elite Russian special operations unit called the KSO fighting inside Syria. Just how elite is this unit? Well, in terms of Russian forces in general, it's the most elite unit that they have. अभी तक आपने देखा कि सीरिया के अंदर 3 ग्रुप हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। पहला ग्रुप असद और उनकी एलाइड फोर्सेस, दूसरा ग्रुप यूएस और उनकी एलाइड फोर्सेस और तीसरा ग्रुप आईएसआईएस और उनकी एलाइड फोर्सेस। असद की जो एलाइड फोर्सेस है उसमें ईरान और रसिया हैं, यूएस की जो एलाइड फोर्सेस है उसमें यूरोप और कुर्द लड़ाके हैं और जो आईएसआईएस की जो फोर्सेस हैं उसमें आईएसआईएस और जो उनसे एफिलिएटेड टेरर ग्रुप है वो हैं। और ये लड़ाई जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती रही, लेकिन असद गवर्नमेंट रसिया और ईरान के सपोर्ट से इस युद्ध से विजयी होकर बाहर निकली। आईएसआईएस को कुर्द लड़ा के सीरियन गवर्नमेंट, रसियन गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट सब ने मिलकर ख़त्म कर दिया रक्का के अंदर से और सीरिया और इराक के अंदर से। इसके बाद यूएस गवर्नमेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये डिसाइड करती है कि जो सीरिया और इराक के अंदर उनके ट्रूप्स हैं उनको वापस बुलाया जाएगा। जब ये न्यूज़ आई तो इसके बाद असद ने रसिया और ईरान को थैंक्स बोला, लेकिन जो ये गेम था, जो ये वॉर था, वो इतना जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं था। सीरियन गवर्नमेंट के जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अलाइड कंट्रीज थे रसिया और ईरान, वो अपने अपने प्रॉब्लम में घिर गए। आप सबको पता है कि रसिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया और हमास के टेररिस्ट अटैक के बाद इजराइल और ईरान के बीच में जो प्रॉब्लम्स थी वो बढ़ती गई और इस वजह से रसिया और ईरान दोनों का जो सपोर्ट था सीरिया पर वो धीरे धीरे कम होता चला गया। जब सीरियन गवर्नमेंट वीक हुई तो इस वीकनेस का फायदा उठाते हुए एसटीएस नाम की एक रिबेल ग्रुप जिसकी शुरुआत अलकायदा से होता है, वो उन्होंने लड़ाई शुरू की और उन्होंने सबसे पहले अलेप्पो पे कब्जा किया और धीरे धीरे करके उन्होंने दमस्कस की तरफ आगे बढ़ते गए और लास्ट में दमस्कस पर भी कब्जा कर लिया। जब बशर अल असद ने इस कंडीशंस को देखा कि जो दमस्कस है वो चारों तरफ से घिर गया रिबल के द्वारा, तो उसने डिसाइड किया कि वो सीरिया छोड़ के रसिया चला जाएगा और अंत में वो रसिया भाग के चला गया। और जब ये न्यूज़ लोगों के पास पहुंचती है, सीरियन लोगों के पास, तो इस बात का बहुत सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इतने सालों से, लगभग 14 सालों से उसको हटाने के लिए जो लड़ाई चल रही थी वो अंत में सफल हुई।
हमने शुरुआत में बात की थी कि सीरिया के अंदर बहुत वायलेंस हुआ है और वो रिवेंज वायलेंस था। इसकी शुरुआत जो है वो 6 मार्च को प्रो असद जो मिलिशिया हैं वो करते हैं और जो अभी की गवर्नमेंट है उनकी आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं। उस अटैक के बाद गवर्नमेंट जो फोर्सेस हैं वो रिटेलिएट करती हैं और उस रिटेलिएशन में कुछ जो फोर्सेस हैं, क्योंकि वो रिबेल ग्रुप के लोग हैं, उनके अंदर डिसिप्लिन उतनी नहीं है, तो वो जो माइनॉरिटी हैं उनके ऊपर भी कत्लेआम करते हैं। और आने वाले टाइम में पता चलेगा कि जो इसका इम्पैक्ट है वो क्या होगा। क्या जो नई रिजीम आई है वो सीरिया के यूनिटी को बना के रख पाएगी या नहीं रख पाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।